हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीकेएम स्पेशल क्लासेस। पीकेएम स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हमारे चैनल पर बायोलॉजी की बिल्कुल चैप्टर वाइज क्लास मिलेगी, क्योंकि किसी भी एग्जाम्स में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें बायोलॉजी का जो वेटेज होता है अब ज़्यादा हो गया है। तो आपको बता दें कि बायोलॉजी की जो टोटल क्लास है 800 क्वेश्चन का संग्रह है, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में वीडियो एग्ज़ाम होने वाला है, और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी यानी आरओ का पेपर होने वाला है, और रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यह क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आज हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन लिया है, क्योंकि लेकिन कहने के लिए 20 क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ नियर अबाउट 75 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। प्याज को छीलने या काटने पर आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक के कारण। यानी जो प्याज की कोशिकाएं होती हैं उसमें विद्यमान गंधक के कारण ही आंसू आंख से निकल जाते हैं। डाइसल्फाइड नामक एक पदार्थ पाया जाता है, डाइसल्फाइड नामक एक पदार्थ पाया जाता है, उसी के कारण यहाँ पे ऐसा होता है। और प्याज में जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। कौन सी गैस होती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए किसके बने होते हैं? डीएनए जो है किसके बने होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। क्योंकि सिंपली फ्रेंड्स हम जानते हैं, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों ही न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। क्योंकि डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कई न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। तो चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों में न्यूक्लियोटाइड्स होता है। यहाँ पे एमिनो एसिड की बात करें तो 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यानी 20 प्रकार के जब एमिनो एसिड मिलते हैं तो वहाँ पे एक प्रोटीन का निर्माण होता है, और प्रोटीन को ही बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है। प्रोटीन को क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है। पिछली बार रेलवे ग्रुप डी में पूछा था, इनमें से कौन सा बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, तो यानी प्रोटीन वहाँ पे ऑप्शन था। तो प्रोटीन को ही बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है, क्योंकि जो प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम एवं हार्मोन के निर्माण में सहायक होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर किया जाता है? कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वह कहाँ पर होता है? तो यह होता है राइबोसोम में। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, जो कोशिका शब्द की बात आई, तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण जो है राइबोसोम में होता है। और सबसे पहले देख लेते हैं कोशिका का नामकरण किसने किया था। तो कोशिका का नामकरण जो है 1665 ईस्वी में, यानी कोशिका का नामकरण 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। तो यहाँ से कई बार प्रश्न बना है। अब देख लेते हैं, जो पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। और नेक्स्ट जो है केंद्रक जो होता है, केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी, ठीक है, जिसे ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, लेकिन केंद्रक को कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, इसलिए इसको पेन डाउन कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो इनमें से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर से बात करें तो जीवाणुओं के बारे में, तो यानी बैक्टीरिया में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यह एक कोशिकीय होते हैं। और बात करें यहाँ पे जो शैवाल दिया है, यहाँ लाइकेन जो दिया है, तो कवक एवं शैवाल जो मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। कवक और शैवाल दोनों मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं, क्योंकि लाइकेन जो है लिटमस पेपर बनाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका जो है कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र कोशिका है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यानी हम जानते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स किसके बने होते हैं?
तो सिंपली हम जानते हैं राइबोसोम जो होते हैं आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो इसको याद करने का तरीका है आरपी। राइबोसोम किसके बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि राइबोसोम जो होता है कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। जो राइबोसोम होता है कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। और उसके बाद राइबोसोम जो होती है सबसे छोटी कोशिकांग है। और राइबोसोम किसके बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? आरपी के, यानी आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के कारण, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जल अपघटक एंजाइम के कारण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के कारण। क्योंकि लाइसोसोम ही सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी लाइसोसोम किस में पाया जाता है? केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि कोशिका का पावर हाउस यानी क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और उसके बाद अगर यहाँ पूछ लेता कि ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो केंद्रक को कहा जाता है। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, जिसे कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है ईस्ट क्या है? ईस्ट क्या है? ईस्ट जो है यूकैरियोटिक है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सिंपली हम जानते हैं जो ईस्ट जो है यूकैरियोटिक होता है तथा यह एक कोशिकीय होता है। और एक कोशिकीय जीव वैसे जीव होते हैं जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है, जैसे अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, यानी क्या क्या हो गया? अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया। ये क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। और वैसे जीव जिनका शरीर जो है एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मैन हो गया, डॉग हो गया, मैंगो और टाइगर, ये सब क्या होते हैं? बहुकोशिकीय में आते हैं। लेकिन ईस्ट क्या है? यूकैरियोटिक है, यानी एक कोशिकीय जीव में आता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवकों में भोज्य पदार्थ पाया जाता है, यानी कवकों में कौन सा भोज्य पदार्थ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजिन पाया जाता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कवकों में सामान्यतः कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ग्लाइकोजिन पाया जाता है। अगर यहाँ पे ग्लाइकोजिन ना होता तो यहाँ पे कभी कभी आयल दिया रहता है, ठीक है, आयल। तो कवकों में भोज्य पदार्थ कौन सा पाया जाता है? ग्लाइकोजिन या आयल पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है सभी कवक सदैव होते हैं, सभी जो कवक होते हैं फंगाई वो सदैव होते हैं। कैसे होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सभी कवक जो होते हैं सदैव मृतोपजीवी होते हैं। और यहाँ पे जो स्वपोषी है इसको देख लेते हैं। स्वपोषी वह होता है जैसे जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है कि हरे पेड़ पौधे जो अपना प्रकाश संश्लेषण जो है स्वयं कर लेते हैं, ठीक है, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे हो गए, इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। और विविध पोषी की बात करें तो विविध पोषी यानी परपोषी को ही कहते हैं। वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं उन्हें परपोषी या विविध पोषी कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है? मनुष्य हो गए, हाथी हो गए, घोड़े हो गए और मोर हो गए, यानी पक्षी वर्ग जो भी हैं या तो फिर मनुष्य, ये सब क्या है? विविध पोषी हैं, यानी दूसरे पर आश्रित रहते हैं, परपोषी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है जिस प्रकार डीएनए की संरचना में थायमिन उपस्थित होता है उसी प्रकार आरएनए की संरचना में क्या उपस्थित होता है? क्योंकि सिंपली हम जानते हैं डीएनए की जो संरचना होती है डबल हेलिक्स मॉडल, यानी इस तरह से कुछ होती है डीएनए, ठीक है। तो उसी प्रकार जो होती है आरएनए में क्या उपस्थित होता है? आरएनए में यूरेसिल उपस्थित होता है। आरएनए में कौन सा उपस्थित होता है? यूरेसिल। और यहाँ से सबसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है राइजोबियम करता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? राइजोबियम करता है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यूरेसिल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा जीव है? तो सबसे छोटा जीव जो है माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटा जीव जो है माइकोप्लाज्मा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंपली हम जानते हैं कि जो पृथ्वी पर सबसे पहला जीव कौन सा पाया गया था? पृथ्वी पर सबसे पहला जीव जो पाया गया था वो आर्काई बैक्टीरिया पाया गया था।
ARCHAE बैक्टीरिया पाया गया था। ठीक है, आर्कियाई बैक्टीरिया पाया गया था। और जो ईस्ट होते हैं वो जिसका उपयोग जो है बेकरी वगैरह में किया जाता है। ठीक है, तो जो सबसे छोटा जीव होता है वो कौन सा होता है? माइकोप्लाज्मा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन कितना होता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो उच्चतम आवर्धन होता है वो कितना होता है? 2 लाख गुना होता है। ठीक है, यानी राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये सब प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और खासकर रेलवे ग्रुप डी वाले एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोशिकी यानी एक कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? इस एक कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ जो है वो कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है सबसे पहले किसने दिया था? तो स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोशिका के राइबोसोम को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? यदि कोशिका के राइबोसोम को नष्ट कर दिया जाए तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम सिंपली जानते हैं जो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है राइबोसोम में होता है। इसीलिए यदि राइबोसोम को ही नष्ट कर दिया जाएगा तो प्रोटीन का संश्लेषण होगा ही नहीं। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कोशिका के राइबोसोम को यदि नष्ट कर दिया जाए तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, आरएनए का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? आरएनए का सबसे प्रमुख कार्य जो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यानी आरएनए का सबसे प्रमुख कार्य जो होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है। क्योंकि डीएनए हो या आरएनए दोनों ही क्या करते हैं? प्रोटीन का डीएनए जो होता है प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है, लेकिन जो प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? आरएनए करता है। ठीक, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का मूल मात्रक क्या है? डीएनए का जो मूल मात्रक है, डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब जैसा कि हम जानते हैं कि चाहे डीएनए हो या आरएनए दोनों में न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक पाया जाता है। ठीक, और उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन और एक बनता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन जो होता है बी और सी होता है। और यहीं पे इसका उल्टा पूछता है कि जल में अघुलनशील विटामिन कौन सा है? तो उसका होता है ए डी ई के। ये जो होता है जल में अघुलनशील विटामिन होता है। और इसी का जस्ट अपोजिट और पूछता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है ADEK है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? फ्रेंड्स, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। सबसे सूक्ष्मतम कोशिका है तो यहाँ पे माइकोप्लाज्मा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सिंपली हम जानते हैं माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे सूक्ष्मतम कोशिका होती है, क्योंकि जीवाणुओं में जो होता है गोल डीएनए पाया जाता है। जो डीएनए होता है वो गोल जीवाणुओं में पाया जाता है। और कुछ जीवाणुओं की जो सतह होती है वो सूक्ष्म रोगों में पाया जाता है, जैसे पीली कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? पीली कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कवर किया है। और लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखा जाए तो 75+ क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया है। तो फ्रेंड्स, यह जो क्लास है बायोलॉजी की यह कंटिन्यू रखी जाएगी। तो यह वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक बार जरूर इसको लाइक कर दें। और उसके बाद फ्रेंड्स, रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।